रात घनी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी सी लग रही थी। डिटेक्टिव बाघ कुमार और चिंटू घने पेड़ों की ओट में छिपकर उस रहस्यमयी काली गाड़ी का पीछा कर रहे थे। गाड़ी बिना हेडलाइट्स के चल रही थी। उसकी भारी भरकम आवाज पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक भयावह गूंज पैदा कर रही थी। बाघ कुमार अपनी शक्तिशाली इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए हवा में तैरती हुई रासायनिक गंध और जमीन पर बने गहरे निशानों का पीछा कर रहा था। चिंटू अपनी फुर्ती और लचक का प्रदर्शन करते हुए कभी पेड़ों पर उछलता तो कभी जमीन पर दौड़ता अपनी छोटी लेकिन तेज आंखों से गाड़ी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही काली गाड़ी उनके पास से गुजरी, बाघ कुमार ने चिंटू को एक शांत लेकिन दृढ़ इशारा किया। चिंटू ने बिना एक पल भी गंवाए अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और गाड़ी के पिछले हिस्से पर कूद गया। उसकी मजबूत पकड़ ने उसे गाड़ी के साथ बनाए रखा। हालांकि यह एक खतरनाक दांव था। बाघ कुमार जमीन पर अपनी पूरी रफ्तार से उसका पीछा करने लगा। उसका शक्तिशाली शरीर जंगल की घनी झाड़ियों और पत्थरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी हर दहाड़, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो, एक प्रतिज्ञा थी, न्याय की प्रतिज्ञा। गाड़ी एक पुरानी सुनसान खदान की तरफ जा रही थी जो जंगल के बाहरी हिस्से में थी। यह खदान कई सालों से बंद पड़ी थी। उसके प्रवेश द्वार पर जंगली बेलें और काई जम चुकी थी। जंगल के ज्यादातर जानवर इसे एक शापित जगह मानते थे, जहां बुरी आत्माएं भटकती थीं और जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। खदान का प्रवेश द्वार एक विशालकाय पत्थर से ढका था, जिसे देखकर लगता था कि अंदर कोई नहीं जा सकता। लेकिन रहस्यमयी गाड़ी ने उस पत्थर के पास जाकर एक गुप्त मार्ग खोल दिया, एक ऐसी सुरंग जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अंदर घुसते ही गाड़ी एक घुमावदार सुरंग में गायब हो गई, जैसे कोई विशालकाय राक्षस जमीन के भीतर समा गया हो। चिंटू ने जल्दी से गाड़ी से कूदकर बाघ कुमार को जगह का पता बताया। बॉस, वो खदान के अंदर घुस गए हैं, एक गुप्त सुरंग है। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। बाघ कुमार ने बिना देर किए सुरंग का मुहाना खोजा। प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी घुटन भरी गंध थी, वही रासायनिक गंध जो उसे जंगल में परेशान कर रही थी, लेकिन यहाँ यह कई गुना ज्यादा तेज थी। अंदर घुप अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो प्रकाश को निगल लेता था। लेकिन बाघ कुमार की तेज आंखें, जो अंधेरे में भी देख सकती थीं, उसे रास्ता दिखा रही थीं। उसने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया, उस रासायनिक गंध का पीछा करते हुए जो सुरंग की हवा में घुली हुई थी। सुरंग के भीतर एक बड़ा भूमिगत हॉल था, जो किसी विशालकाय प्रयोगशाला जैसा दिख रहा था। वहां कई जानवर काम कर रहे थे, लेकिन वे सभी अजीब से दिख रहे थे। उनकी आंखों में एक खालीपन था, उनके हाव भाव बेजान थे और उनके शरीर यंत्रवत हिल रहे थे, जैसे वे किसी और की मर्जी पर चल रहे हों। वे मिट्टी खोद रहे थे, अजीब रसायनों को मिला रहे थे और कुछ ऐसी मशीनों को संचालित कर रहे थे जो जंगल में पहले कभी नहीं देखी गई थी। और वहां इस भूमिगत नर्क के सबसे बीच में एक विशालकाय लोमड़ी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक क्रूर धूर्त मुस्कान थी। उसकी काली चमकदार खाल और उसकी तेज आंखें उसे एक भयावह रूप दे रही थीं। ये लोमड़ी कोई और नहीं, लोमड़ी बेगम थी, जो कभी जंगल की सबसे चालाक व्यापारी और एक सम्मानित उद्यमी मानी जाती थी। लेकिन अब वो एक बिल्कुल अलग रूप में थी, एक शैतान, एक नियंत्रक, एक जंगल माफिया की असली नेता। स्वागत है डिटेक्टिव बाघ कुमार, लोमड़ी बेगम ने एक धीमी जहरीली आवाज में कहा। उसकी आवाज में व्यंग्य और आत्मविश्वास भरा था। मुझे पता था कि तुम यहां तक पहुंचोगे। तुम्हारी खामोश दहाड़ और तुम्हारी पैनी नजर कभी भी किसी चीज को अनदेखा नहीं करती। लेकिन अब तुम मेरी असली योजना जान चुके हो। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, जैसे वह बाघ कुमार की हताशा पर खुश हो रही हो। बाघ कुमार ने देखा कि कमरे में जंजीरों और पिंजरों में बंद हाथी राजा, लोमड़ी सेठ और भालू चौधरी थे। वे कमजोर और डरे हुए दिख रहे थे। उनकी आंखों में आशा की अंतिम किरण भी बुझ चुकी थी। उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनकी आत्माएं घायल लग रही थीं। वे सभी अपनी सामान्य स्थिति से बहुत अलग दिख रहे थे, जैसे उनका जीवन ही उनसे छीन लिया गया हो। ये सब क्या है लोमड़ी बेगम? बाघ कुमार ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और सदमा दोनों थे। उसकी दहाड़ से प्रयोगशाला की दीवारें हल्की सी कांप उठीं। लोमड़ी बेगम हंसी, एक ऐसी हंसी जो प्रयोगशाला के पत्थरों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। यह है मेरा नया साम्राज्य बाघ कुमार, एक ऐसा साम्राज्य जहां मैं ही कानून हूं, मैं ही भाग्य हूं। मैं इन जानवरों के दिमाग पर कंट्रोल कर रही हूं, उन्हें अपनी मर्जी से काम करवा रही हूं।
जल्द ही पूरा जंगल मेरा गुलाम होगा। तुम देख रहे हो, ये मेरे मन नियंत्रित मजदूर हैं। वे वही करते हैं जो मैं कहती हूँ, बिना किसी सवाल के, बिना किसी भावना के। उसने एक इंजेक्शन दिखाया जिसमें एक चमकता हुआ नीले रंग का तरल पदार्थ था जो एक अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। ये मेरा मन नियंत्रण सीरम है। एक बार ये किसी के शरीर में चला जाए तो वह सिर्फ मेरी आज्ञा मानता है। उनकी अपनी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। वे मेरे कठपुतली बन जाते हैं। बाघ कुमार समझ गया, यह सिर्फ पैसों की चोरी या अपहरण का मामला नहीं था। यह उससे कहीं ज्यादा भयानक था। यह पूरे जंगल पर, उसकी आत्मा पर कब्जा करने की साजिश थी। लोमड़ी बेगम सिर्फ धनी जानवरों को निशाना नहीं बना रही थी, वह पूरे जंगल के भविष्य को नियंत्रित करना चाहती थी। हर जानवर को अपना गुलाम बनाना चाहती थी। यह कोई साधारण माफिया नहीं था, यह एक दुष्ट वैज्ञानिक था जो अपनी शक्ति के नशे में चूर था। तुम्हारी ये साजिश लोमड़ी बेगम आज ही खत्म होगी, बाघ कुमार ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए कहा। उसकी दहाड़ प्रयोगशाला के पत्थरों को कंपा गई और कुछ छोटे पत्थर छत से नीचे गिरने लगे। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिवाय एक ऐसे क्रोध के जो न्याय के लिए जल रहा था। उसके शरीर की हर नस तन चुकी थी और उसके पंजे अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। तुमने जंगल की आत्मा पर हमला किया है और इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। लोमड़ी बेगम ने घमंड से अपनी गर्दन उचकाई। क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले मुझे रोक सकते हो बाघ कुमार? मेरे पास सेना है, मेरी अपनी सेना। उसने अपने मन नियंत्रित जानवरों को आदेश दिया, पकड़ो इसे भी मेरे सीरम का स्वाद चखाओ। बेजान आंखों वाले जानवर एक बड़ी भीड़ में बाघ कुमार की तरफ बढ़ने लगे। वे उसकी तरफ ऐसे बढ़ रहे थे जैसे कोई रोबोट हो, बिना किसी भावना के, सिर्फ लोमड़ी बेगम के आदेश पर। बाघ कुमार ने देखा कि उसके सामने एक मुश्किल चुनौती थी। वह अपने ही जंगल के जानवरों पर हमला नहीं कर सकता था, उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उसे उन्हें रोकना भी था। उसे एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे वह लोमड़ी बेगम तक पहुंच सके बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। उसकी शक्तिशाली बुद्धि एक बार फिर काम पर लग गई, हर संभावना को तौल रही थी, हर रणनीति पर विचार कर रही थी। यह सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, यह दिमाग और रणनीति का खेल था, और डिटेक्टिव बाघ कुमार इसके लिए तैयार था। लोमड़ी बेगम की जहरीली हंसी पूरे भूमिगत प्रयोगशाला में गूंज रही थी, जैसे कि स्वयं नर्क का संगीत बज रहा हो। उसके मन नियंत्रित जानवरों की सेना, जिसमें हर प्रजाति के बेजान प्राणी शामिल थे, कुछ शक्तिशाली भालू, कुछ फुर्तीली चीता, कुछ विशालकाय गैंडे, बाघ कुमार की तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, उनकी हरकतें यांत्रिक थीं, जैसे वे अपनी आत्मा खो चुके हों। यह एक डरावना दृश्य था, क्योंकि बाघ कुमार को अपने ही जंगल के, अपने ही दोस्तों जैसे दिखने वाले प्राणियों का सामना करना पड़ रहा था। बाघ कुमार ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके दिल में एक गहरा दर्द उठा। वह इन निर्दोष जानवरों को चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उसे लोमड़ी बेगम तक पहुंचना भी था और इन सभी को उसकी जकड़ से आजाद करना था। उसने अपनी शक्तिशाली पंजों को धीरे से जमीन पर रखा, अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार करते हुए। उसकी रणनीति स्पष्ट थी, चोट पहुंचाए बिना इन नियंत्रित जानवरों को रोकना और लोमड़ी बेगम तक पहुंचना। वह अपने शक्तिशाली पंजों का इस्तेमाल करके उन्हें दूर धकेलने लगा, कभी एक तेज झटके से, कभी अपनी विशाल पूंछ के वार से। वह किसी भी जानवर को जमीन पर गिराता, लेकिन यह सुनिश्चित करता कि उन्हें कोई गंभीर चोट न लगे। उसके हर वार में एक संयम था, एक ऐसा संयम जो उसकी शक्ति को और भी प्रभावशाली बना रहा था। वह उनके हमलों से बचता रहा, उनकी भीड़ को चीरता हुआ लोमड़ी बेगम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। प्रयोगशाला का माहौल अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका था, जहां पत्थरों के टूटने, जानवरों की हल्की गुर्राहट और बाघ कुमार की नियंत्रित दहाड़ की आवाजें गूंज रही थीं। इसी बीच चिंटू, जो एक सुरक्षित ऊंचाई से यह सब देख रहा था, ने लोमड़ी बेगम पर अपनी पैनी नजर रखी हुई थी। उसने देखा कि लोमड़ी बेगम एक और इंजेक्शन तैयार कर रही थी, एक चमकता हुआ नीले रंग का सीरम, जो इस बार सीधे बाघ कुमार पर निशाना साधने के लिए था। अगर वह इंजेक्शन बाघ कुमार के शरीर में चला जाता तो जंगल का सबसे बड़ा रक्षक भी जंगल माफिया का गुलाम बन जाता। बॉस, इंजेक्शन! चिंटू ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज प्रयोगशाला की गूंज में भी स्पष्ट सुनाई दी। बाघ कुमार ने चिंटू की चेतावनी सुनते ही तुरंत पलटकर देखा। लोमड़ी बेगम एक शैतानी मुस्कान के साथ इंजेक्शन को पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक रही थी। इंजेक्शन हवा में चमकता हुआ एक घातक मिसाइल की तरह बाघ कुमार की तरफ तेजी से बढ़ रहा था।
अपनी अविश्वसनीय फुर्ती और पलक झपकते ही प्रतिक्रिया देने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए बाघ कुमार ने एक तरफ छलांग लगाई। वह इतना तेजी से हिला कि इंजेक्शन उसकी विशाल काया को बस छूता हुआ निकला और प्रयोगशाला की कठोर दीवार से जा टकराया। शीशी एक तेज धमाके के साथ टूट गई और नीले रंग का सीरम दीवार पर फैल गया, जहां से एक अजीब सी भाप निकलने लगी। लोमड़ी बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी योजना जो इतनी सटीक लग रही थी, एक बार फिर बाघ कुमार ने नाकाम कर दी थी। तुम बहुत चालाक हो बाघ कुमार, लेकिन तुम मेरे प्लान को पूरी तरह से नहीं रोक सकते। उसने जमीन पर एक बड़े से लीवर को देखा जो एक आपातकालीन जाल प्रणाली का हिस्सा था। उसने तुरंत उस लीवर को पूरी ताकत से खींचा, जिससे जमीन से एक विशालकाय मजबूत जाल उठकर बाघ कुमार की तरफ बढ़ने लगा। यह जाल इतना बड़ा था कि वह एक हाथी को भी फंसा सकता था। लोमड़ी बेगम को लग रहा था कि उसने बाघ कुमार को घेर लिया है। बाघ कुमार ने देखा कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे लोमड़ी बेगम को रोकना था, इन सभी जानवरों को आजाद करना था और इस जाल से भी बचना था। वह अपने शक्तिशाली फेफड़ों में हवा भरकर एक जोरदार दहाड़ लगाई, एक ऐसी दहाड़ जो उसकी आत्मा से निकली थी, जो पूरे जंगल की पीड़ा और उसके न्याय की इच्छा को दर्शाती थी। उसकी दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि पूरी सुरंग और प्रयोगशाला गूंज उठी। दहाड़ की वजह से सुरंग की पुरानी कमजोर दीवारें दरकने लगीं, छत से छोटे बड़े पत्थर गिरने लगे और लोमड़ी बेगम के मन नियंत्रित जानवर भी एक पल के लिए ठिठक गए, जैसे उनमें कुछ मानवीय भावनाएं जाग उठी हों। लोमड़ी बेगम घबरा गई। उसकी क्रूर मुस्कान अब डर में बदल चुकी थी। उसे लगा कि उसकी बनाई हुई प्रयोगशाला उसके ही ऊपर गिरने वाली है। चिंटू ने इस पल का फायदा उठाया। उसने देखा कि लोमड़ी बेगम के पास एक छोटी सी चाबियों का गुच्छा उसकी कमर पर लटक रहा था। चिंटू ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया, बिजली की तेजी से लोमड़ी बेगम की तरफ भागा और एक झटके में चाबियों का गुच्छा छीनकर पिंजरों की तरफ भागा। बाघ कुमार ने अपनी दहाड़ के साथ साथ अपने शक्तिशाली पंजों से उस लीवर पर हमला किया जिसे लोमड़ी बेगम ने खींचा था। एक ही वार में लोहा और पत्थर का बना वह विशालकाय लीवर टूट गया और जमीन से उठ रहा जाल धड़ाम से नीचे गिर गया। लोमड़ी बेगम अब अकेली थी। उसके पास अपनी नियंत्रित सेना भी नहीं थी, क्योंकि वे अभी भी बाघ कुमार की दहाड़ के सदमे में थे और उसका जाल भी टूट चुका था। यह तुम्हारा अंत है लोमड़ी बेगम, बाघ कुमार ने अपनी गहरी, शांत लेकिन अत्यंत खतरनाक आवाज में कहा। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक अटल न्याय का संकल्प था। लोमड़ी बेगम ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया। उसकी सारी हेकड़ी और घमंड हवा हो चुका था। वह दीवारों की तरफ भागने लगी, जहां उसे कोई गुप्त मार्ग मिल जाए। उसी समय चिंटू ने पिंजरों को खोल दिया था। हाथी राजा, लोमड़ी सेठ और भालू चौधरी हालांकि कमजोर और सदमे में थे, पर अब आजाद थे। उनकी आंखों में अभी भी खालीपन था, लेकिन आजादी की पहली किरण ने उनके भीतर एक हल्की सी उम्मीद जगाई। भागो, चिंटू ने उनसे चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, बाहर निकलो। वे सभी कमजोरी के बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रयोगशाला से बाहर निकलने लगे, आजादी की हवा में सांस लेने के लिए। बाघ कुमार अब सीधे लोमड़ी बेगम की तरफ बढ़ा। उसने लोमड़ी बेगम को भागने का कोई मौका नहीं दिया। उसने उसे अपनी शक्तिशाली मुट्ठी से पकड़ लिया। लोमड़ी बेगम अब एक साधारण लोमड़ी की तरह लग रही थी। उसकी सारी शक्ति और धूर्तता गायब हो चुकी थी। यह न्याय का पल था, एक ऐसा पल जिसका इंतजार जंगल के सभी जानवर कर रहे थे। जंगल माफिया का पहला वार अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। लोमड़ी बेगम की भूमिगत प्रयोगशाला में अब धूल और पत्थरों के गिरने की आवाजें ही गूंज रही थीं। बाघ कुमार ने लोमड़ी बेगम को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। उसकी सारी हेकड़ी और धूर्तता अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब केवल डर था, एक ऐसा डर जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। पकड़े जाने का डर, उसकी साजिश के नाकाम होने का डर। उसके चेहरे पर अब वही शैतानी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कायरता झलक रही थी जो उसकी असली पहचान थी। तुम्हारी शक्ति का खेल अब खत्म हुआ, लोमड़ी बेगम, बाघ कुमार ने अपनी गहरी गंभीर आवाज में कहा, जो प्रयोगशाला की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुमने इस जंगल की शांति और उसके विश्वास पर हमला किया है। तुमने हमारे जानवरों को कठपुतली बनाने की कोशिश की है। इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। बाघ कुमार ने लोमड़ी बेगम को उसकी अपनी बनाई हुई भूमिगत प्रयोगशाला में ही एक मजबूत पिंजरे में कैद कर लिया। यह पिंजरा इतना मजबूत था कि कोई भी उससे बच नहीं सकता था। उसने सुनिश्चित किया कि लोमड़ी बेगम का सारा मन नियंत्रण सीरम और उसकी प्रयोगशाला में रखी हुई सारी रहस्यमयी मशीनरी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। उसने एक एक शीशी को जमीन पर पटका,
एक एक मशीन को अपने शक्तिशाली पंजों से तोड़ दिया ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की दुष्ट शक्ति का उपयोग न कर सके। उसके मन में यह सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प था कि इस तरह का खतरा जंगल पर फिर कभी न मंडराए। चिंटू ने उसकी मदद की, सारे दस्तावेजों और फॉर्मूलों को इकट्ठा किया ताकि उन्हें स्थायी रूप से नष्ट किया जा सके। सुबह होने तक जंगल के सभी लापता जानवर, हाथी राजा, लोमड़ी सेठ और भालू चौधरी सुरक्षित वापस आ गए थे। वे सभी अभी भी सदमे में थे, उनके शरीर कमजोर थे और उनकी आंखें अभी भी उस भयानक अनुभव की याद दिला रही थीं। जंगल के अन्य जानवर जो लोमड़ी बेगम द्वारा नियंत्रित किए गए थे भी धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ रहे थे। उल्लू पंडित जी, जो अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने उन सभी जानवरों का इलाज किया। उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों का उपयोग किया जो मन और शरीर को शांत करती थीं, और उनकी कहानियों को सुनकर उन्हें भावनात्मक सहारा भी दिया। धीरे धीरे उन सभी जानवरों की आंखों में जीवन की चमक वापस आने लगी। उनकी भावनाएं जाग उठीं और वे फिर से अपने पुराने सामान्य रूप में लौटने लगे। जंगल में एक बार फिर शांति और खुशी का माहौल था। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रही थीं, पक्षी अपनी मधुर चहचहाहट में गीत गा रहे थे और हवा में अब उस रासायनिक गंध की जगह ताजी मिट्टी और फूलों की मीठी सुगंध घुल चुकी थी। डर की काली परछाई अब छंट चुकी थी और जंगल के हर जानवर के चेहरे पर राहत और मुस्कान थी। डिटेक्टिव बाघ कुमार एक बार फिर जंगल का हीरो बन गया था। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी ताकत और उसकी न्याय के प्रति अटूट निष्ठा ने जंगल को एक बड़े खतरे से बचाया था। जंगल के जानवर उसे देखने आते थे, उसके सामने सम्मान से सिर झुकाते थे और उसे धन्यवाद देते थे। हाथी राजा ने अपनी सूंड उठाकर उसे सलाम किया, लोमड़ी सेठ ने अपनी जवाहरातों की माला भेंट की और भालू चौधरी ने उसे अपनी सबसे अच्छी शहद की शीशी दी। अपने ऑफिस में, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और शांत लग रहा था, चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, आपने कर दिखाया, जंगल सुरक्षित है, अब हम फिर से शांति से रह सकते हैं। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा और खुशी थी। बाघ कुमार ने अपनी विशाल कुर्सी पर आराम से बैठते हुए अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां अब थोड़ी ढीली पड़ चुकी थीं, लेकिन उसके मन में एक नई प्रतिज्ञा थी। अभी नहीं चिंटू, यह सिर्फ जंगल माफिया का पहला वार था। लोमड़ी बेगम ने एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की और हमने उसे नाकाम कर दिया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो जंगल की शांति को भंग करना चाहते हों। उसकी आंखें चमक रही थीं, उनकी चमक में एक दूरदर्शी सोच और एक नया संकल्प था। यह दुनिया बड़ी है चिंटू, और जहां ताकत और लालच है वहां ऐसे माफिया हमेशा पैदा होते रहेंगे। उसने अपनी आंखों को खोलते हुए सीधे चिंटू की तरफ देखा। लेकिन जब तक मैं हूं, जब तक मेरी दहाड़ जंगल के हर कोने में गूंजती रहेगी, कोई भी इस जंगल की शांति को भंग नहीं कर पाएगा। मेरा पंजा हमेशा न्याय के लिए उठेगा और मेरी आंखें हमेशा बुराई पर नजर रखेंगी। बाघ कुमार जानता था कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। लेकिन उसे अपने जंगल और उसके निवासियों पर पूरा भरोसा था, और सबसे बढ़कर उसे अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर भरोसा था। जंगल में एक नया सवेरा हो रहा था, एक ऐसा सवेरा जो आशा, शांति और न्याय की नई किरणें लेकर आया था। डिटेक्टिव बाघ कुमार, जंगल का सबसे बड़ा रक्षक, एक बार फिर अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार था। उसकी दहाड़ अब सिर्फ अपराधियों को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि यह जंगल के हर जानवर के लिए एक आश्वासन थी। एक आश्वासन कि जब तक बाघ कुमार यहाँ है, शांतिवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। और इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत का वादा था, जहां न्याय की खोज कभी खत्म नहीं होगी।